फिर से मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशंस में आपकी चैप्टर जैसे-जैसे ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ॉर्मूलेज़ के कलेक्शंस होंगे, उसके बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम कुछ ऐसे टर्म्स को कलेक्ट कर देते हैं, जिस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा गया है, जिसकी डायमेंशंस जो है ना वो ज़्यादा पूछा गया है। अब देखो, मैं कुछ स्पेशल टर्म्स की डायमेंशंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से हम कुछ स्पेशल टर्म्स की डायमेंशंस को कलेक्ट कर रहे हैं जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि म्यू नॉट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का हम निकाल रहे हैं। अ, आप यूजुअली किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए उससे रिलेटेड ज़्यादातर मैकेनिक्स वाली फार्मूला को रिकॉल करिए। उससे आपकी डायमेंशन निकालना थोड़ा आसान होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो मान लीजिए ये दो वायर है एंड इसमें मान लीजिए I1 एंड I2 करंट फ्लो कर रहा है और ये इनफाइनाइट वायर है और इस दोनों के बीच का सेपरेशन D है। तो यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शंस में होगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2I1 I2 अपॉन डी। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो L और D का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो म्यू नॉट को आप F एंड आई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर I1 एंड I2 का दोनों करंट है एंड यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। एंड इसके बेसिस पर अगर देखें तो हम M L T माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। करंट के लिए हमने ए को डिनोट किया है, तो इससे आपका जो म्यू नॉट की डायमेंशंस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू M L T माइनस टू एंड ए टू द पावर माइनस टू। ये डायमेंशंस हो जाएगा आपका म्यू नॉट का। अब इसी से रिलेटेड ले लेते हैं एक और, जैसे मान लीजिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का करना है। मैग्नेटिक फील्ड का करना है, सपोज करिए हमें मैग्नेटिक फील्ड में बी का करना है। अब फिर से आपको मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे फार्मूलेज हैं, लेकिन आप ऐसा फार्मूला को रिकॉल करिए जिसमें हमें कम एफर्ट्स में उसकी डायमेंशंस को फाइंड किया जा सकता है। जैसे अगर आप सोलिनॉइड्स के अंदर देखेंगे, सोलिनॉइड्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है एंड यहाँ पर म्यू नॉट एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड पर यूनिट लेंथ लिखेंगे आई। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इस फार्मूले से अगर हम बी की डायमेंशंस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको म्यू नॉट रिकॉल नहीं है तो आपको पहले म्यू नॉट कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब उसको डालना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि जो स्पेशल टर्म्स की स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज की हमने डायमेंशंस को कलेक्ट किया है, जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में आप इसको मेमोरी बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस को मेमोरी बेस्ड ले जाइए। अब जैसे अगर म्यू नॉट की डायमेंशन अगर नोन हो तो इसके बेसिस पर हम बी को लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय एल एंड इसके लिए एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एम एंड यहाँ पर एल हट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे एम
t to the power -2 and a to the power -1। तो ये b की डायमेंशंस आ सकता है। जैसे जो हमने कलेक्ट किया है उसी को यहाँ पर यूज करते हुए बहुत इजीली ये फाइंड हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस mt टू द पावर माइनस mt टू द पावर -2 एंड a टू द पावर -1 आ सकता है। मैं एक और टर्म लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आप मैं एक और टर्म ले रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा की फिर से अगर देखें तो जैसे आप फोर्स को लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी, तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू एफ अपॉन आर वी हो जाएगा एंड एफ की जगह पर हम एम एल टी -2 एंड एल एंड मल्टीप्लाइड बाई एल टी -1 लिख सकते हैं। यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एम एल -1 एंड टी -1 ये आ जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को कलेक्ट करने की कोशिश किया है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा गया है। मान लीजिए कि हम चार्ज लिख रहे हैं, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो आप करंट को Q बाई टी लिखते हैं, तो यहाँ से Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा एंड करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब इसको हम ए टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कैपेसिटेंस है, तो अब किसी भी अननोन क्वांटिटीज की जब आपको किसी अननोन क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशंस फाइंड करना है, तो उससे रिलेटेड आप मैकेनिक्स की फार्मूला को सोचो। अगर आपका उससे रिलेटेड टर्म्स की अगर मैकेनिक्स का फार्मूला मिल जाए तो आपको निकालना आसान होगा। जैसे कैपेसिटेंस का है तो आप वैसे Q इक्वल टू सी बी लिखते हैं, तो यहाँ से भी हो सकता है। अगर आप Q इक्वल टू सी वी लिखें तो C हमारा हो गया कितना, Q अपॉन V, एंड V आप E को dV बाई डी आर यानी कि V अपन D लिखते हैं, तो V की जगह पर आप ED लिख सकते हो। एंड E को आप फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। ये D है, सॉरी, ये हमारा D है। ये तो हमारा Q हो गया, ये हमारा E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप F अपॉन Q से लिख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो बेसिक डिफिनीशन है इसकी, तो उसके बेसिस पर अगर देखें तो Q एंड E की जगह पर F बाई Q कर दिए तो ये Q स्क्वायर इंटू डी आ जाएगा। तो अब ये लगभग फंडामेंटल टर्म्स में आ गया, यानी यहाँ पर डायमेंशंस को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो अगर हम C को देखें तो ये Q का हमने निकाला है अभी, तो ये A स्क्वायर एंड
टी स्क्वायर हो जाएगा एंड एफ का एम एल टी माइनस टू हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एल हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो हम कितना लिख सकते हैं, एम माइनस वन एल टू द पावर माइनस टू एंड टी टू द पावर फोर एंड एम्पियर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका कैपेसिटेंस का हो सकता है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जिस भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप मैकेनिक्स की कोई फार्मूला ढूंढिए। अगर आसान मैकेनिक्स की फार्मूला आ गया है तो उससे रिलेट करना थोड़ा आसान है। तो Q इजकल टू सी बी से C इजकल टू क्यू बी एंड ई डी ऐसे ले सकते हैं। माइट भी कि इससे आसान तरीके से भी निकाला जा सकता है। और लेकिन मैं कोई किसी दूसरे टर्म की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो हमने पहला टर्म लिया लेट मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड किसी भी टर्म से रिलेटेड फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि आप उससे रिलेटेड मैकेनिक्स वाली फार्मूला को ढूंढो, रिकॉल करो एंड उसके बेसिस पर ये निकालना आसान है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का कर सकते हैं, इसकी डायमेंशंस को लेट फाइंड करना है। तो आप अगर देखेंगे तो इसको रिकॉल करना तो आसान है कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स को आप कैसे लिखते हो, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 एंड अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ से g कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या है, एम एल टी माइनस टू है एंड यहाँ पर एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो गया, m माइनस वन एल क्यूब एंड t माइनस टू हो जाएगा। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशंस हो जाएगी। तो हमने दो स्पेशल टर्म्स लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हम एक और टर्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। ये परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। तो इससे भी रिलेटेड आप आसान मैकेनिक्स की फार्मूला को रिकॉल कर सकते हैं, जो हमारा ऐसा है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ एन आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर एंड एम एल माइनस टू एंड एल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस कितनी हो गई, दैट इज m माइनस वन एल टू द पावर माइनस थ्री पावर फोर एंड इस स्क्वायर। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का हो सकता है। तो हमने तीन स्पेशल टर्म्स लिए अभी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आप सपोज करिए कि आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेना चाहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
ये फिर से यहाँ पर घबराने की नीड नहीं है। आपका चैप्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा आपको ऑटोमेटिकली फार्मूला मिलते रहेगा, उससे डायमेंशन निकालना आसान होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें, अगर ये रॉड है की लेंथ L है एंड इसकी टेम्परेचर T1 है, इसकी टेम्परेचर T2 है एंड इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो स्टेडी स्टेट्स में जो हीट फ्लो होती है उसका रेट यानी कि रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू A1 माइनस T एंड डिवाइडेड बाय L ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये जूल पर सेकेंड है, तो यहाँ से अगर आप ये एनर्जी है और ये टाइम है, तो अगर हम यहाँ पर कलेक्ट करें K को, तो K इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड डिवाइडेड बाय एरिया एंड ये आपका केल्विन है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो एनर्जी को फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस लिख सकते हैं, तो ये ml स्क्वायर -2 हो गया एंड L एंड डिवाइडेड बाय टाइम एरिया L स्क्वायर, और ये केल्विन है। तो यहाँ से L स्क्वायर को आप हटा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ml e⁻³ एंड केल्विन टू द पावर -1, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का आ सकता है। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है। करने की जगह पर कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको मेमोरी में लेना पड़ेगा, जैसे म्यू नॉट हमने लिया। अगर यहाँ पर म्यू नॉट की डायमेंशंस को हम मेमोरी बेस्ड नहीं लेते तो फिर से यहाँ पर डिराइव करना होता और डेरिवेशंस के लिए फिर से अलग से बड़ा कैलकुलेशन होता। इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की डायमेंशंस को अलग कलेक्ट कर दिया है जो आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक टर्म और ले रहा हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस। L। तो अब फिर से डायमेंशन से रिलेटेड आपको रिकॉल करिए, जैसे आप सोलेनॉइड्स के एनर्जी को हाफ Li² लिख रहे हैं। तो यहाँ से अब अगर देखें तो L इज इक्वल टू U/I² एंड एनर्जी, सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यानी कि दैट इज ml² T-2 एंड डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर, यानी कि दिस इज ml² -2 A⁻²। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो गया एंड ये मेरे ख्याल से बढ़िया है और इजी है, आपको इसको सिर्फ गो थ्रू करना है। अब यहाँ पर कुछ डायमेंशन से रिलेटेड हम स्पेशल केसेस को रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस को ले रहे हैं हम। जैसे मैं पहला कह रहा हूँ कि किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डायमेंशंस लेस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड -kx लिख रहे हैं, लेट, या +kx लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ओमेगा की डायमेंशंस को फाइंड करना है, तो एक्चुअल में इसका आर्गुमेंट थीटा होना चाहिए, यहाँ पर थीटा होना चाहिए एंड थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो आप चाहो तो ओमेगा डी को थीटा लिख सकते हैं। तो जो ओमेगा है दैट विल बी इक्वल टू थीटा बाई टी,
तो इसकी डायमेंशन सिंपली t माइनस 1 हो जाएगा एंड के एक्स आपका थीटा है, तो k की डायमेंशंस थीटा बाय एक्स यानी कि l माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आपका फिर से मैं कह रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपका डायमेंशंस लेस होता है। जैसे x is equal to naught upon alpha and 1 minus e to the power minus alpha t ऐसा दिया हुआ है, जिसमें x हमारा पोजीशंस है एंड v नॉट कांस्टेंट है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है। तो हमें v नॉट की वैल्यू v नॉट का डायमेंशंस फाइंड करना है। v नॉट की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड x हमारा पोजीशंस है, x हमारा पोजीशन। तो अभी हमने ऐसा बोला कि एक्सपोनेंशियल्स फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब आप अल्फा टी को कांस्टेंट मान सकते हो। इसका मतलब अल्फा जो है दैट इज कांस्टेंट अपॉन टी, का मतलब दिस इज माइनस 1, ऐसा हो सकता है। तो अल्फा निकल गया। अब अगर देखेंगे तो डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इसके बेसिस पर आपका वी नॉट अपॉन अल्फा विल बी इक्वल टू पोजिशंस। तो वी नॉट विल बी इक्वल टू एक्स अल्फा, ये एल एंड अल्फा के लिए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये टी माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा वी नॉट की डायमेंशंस हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक दो पॉइंट्स हमने स्पेशल केसेस कर दिया। अब यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस को हमें देखना है। तो सर कहाँ जा रहे थे?